कहानियों के रसिक प्रिय श्रोताओं को मेरा यानी आशीष का प्यार भरा अभिवादन। महानुभाव, हिंदी साहित्य का एक समृद्ध और व्यापक इतिहास रहा है, जिसे पढ़कर और सुनकर मानव हृदय आत्मविभोर हो जाता है। साहित्य के विधा का अति रोचक पहलू कहानी विधा है और उसी विधा से जुड़ी विश्व प्रसिद्ध कहानियों की अमर श्रृंखला आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हो रही है, जिस कड़ी में आज भारतीय हिंदी साहित्य के शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में से एक ऐसी कहानी प्रस्तुत हो रही है जिसका नाम है शोक का पुरस्कार। जी हाँ, जिसमें प्रेम का एक अलग ही अंदाज प्रस्तुत किया गया है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं से मुस्कान भरा अनुरोध, चैनल पर पहली बार आपने अगर दी है दस्तक तो इस चैनल को सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो के माध्यम से आपको जो भी अनुभूति होगी उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब कहानी शोक का पुरस्कार। आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश होकर चला आ रहा था। मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मारे खुशी के मेरी बाँछें खिली जाती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी आरजू कि मैं एमए पास हो जाऊँ पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे। मेरी खुशी की कोई सीमा न थी। मैं नौजवान था, सुंदर था, स्वस्थ था। रुपए पैसों की इच्छा न थी और न कुछ कमी। माँ बाप बहुत छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे सब मुझे प्राप्त थी, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था। घर आया, दोस्तों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। दावत की ठारी, दोस्तों की खातिर तवज्जो में 12 बज गए। लेटा तो बरबस ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुंचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसी सुंदर है, कितना मीठा गला है, कैसा हंसमुख स्वभाव है। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था। वह दिन शुभ होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर न मिलते थे। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता मैं ईसा मसीह की शरण में अगर चला जाऊँ तो मुझे अपना पति बना लेने में उसे कोई आपत्ति न होगी। वह शैली, बायरन और किट्स की प्रेमी थी और मेरी भी रुचि बिल्कुल उसी के समान थी। हम जब अकेले में होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी होने लगती थी। मगर अफसोस मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक ऊंचे घराने में करा दी गई थी और अगरचे मैंने अब तक अपनी बीवी की सूरत भी न देखी थी, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी संगत में वह आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीला की संगत में संभव है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा था। मैंने 2-3 खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे शक हो गया था कि उसकी तालीम भी ऐसी ही है। आह,
क्या मैं इसी लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर होऊंगा? इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किलों को ढहा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूं? नामुमकिन है। मैं कुमुदनी को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ लूँगा, मैं बदनाम हो जाऊँगा, परेशान होऊंगा, मगर मिस लीला को ज़रूर अपना बनाऊँगा। इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेटा रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में डायरी थी जिसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया। अफसोस अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी। अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हम कुमुदनी के सगे भाई थे। बहुत स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख। उम्र मुझसे 2 ही 4 साल ज़्यादा थी। ऊंचे पद पर नियुक्त थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आए थे। मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने डायरी पढ़ ली? निरंजन ने कहा, हाँ। मैंने कहा, मगर कुमुदनी से कुछ न कहना। निरंजन, बहुत अच्छा, न कहूँगा। मैंने कहा, इस वक्त किसी सोच में हो? मेरा डिप्लोमा देखा। निरंजन, घर से खत आया है, पिताजी बीमार है, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैंने कहा, शौक से जाइए, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करेंगे। निरंजन, तुम भी चलोगे? न मालूम कैसा पड़े कैसे न पड़े, मुझे तो इस वक्त माफ़ कर दो। निरंजन दास यह सुनकर चले गए। मैंने हजामत बनाई, कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला। वहाँ जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से खराब थी। आबो हवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई है। अफसोस, मैं हाथ मलकर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज थी? उसने मुझे क्यों खबर नहीं दी? लीला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूँ। मगर घर आया तो लीला का खत मिला। कांपते हुए हाथों से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर माफ़ करना और अपनी अभागिनी लीला को भुला मत देना। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। मुंह से एक ठंडी आह निकली। बिना एक क्षण गवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे। चेहरे पर शोक लिखा हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता है? हाय मारकर बैठ गया। लीला, तू इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई? मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढाँप कर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा खत्म हो गया। 10-12 दिन तक मैं उन्माद की सी दशा में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी यह बात जम गई।
निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा। ज्यों-त्यों करके नई नई जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत को जरा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरा नाम तार पहुंचा कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुना गया हूं। जी तो न चाहता था कि फिर इस शहर में जाऊं, मगर प्रिंसिपल के खत ने मजबूर कर दिया। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। जिंदा दिली नाम को न बाकी रही थी। दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से चिढ़ता, यह मेरी अब फितरत बन चुकी थी। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज़ आई। आह, क्या आवाज़ थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। स्वर कितना करुण था। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा मसोलने लगा और दिल पर एक अजीब वेदना सी छा गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यह लीला का प्यारा गीत था। पिया मिलन है कठिन बावरी, मुझसे जब्त न हो सका। मैं एक उन्माद की दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे उस वक्त यह चेतना न रही कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विघ्न डालना परले दर्जे की असभ्यता है। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी उसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था। गावत किए भी रखे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थी और एक 16-17 साल का सुंदर नौजवान, जिसकी अभी मसें भीग रही थी, मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सिर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नज़र आने लगा। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं। खासकर जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वह मुझे पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होठों ही में कुछ अपने नौसिखिएपन की बात कही। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से हैं? नौजवान ने कहा, 3 महीने के करीब होता है। मैंने कहा, आपका शुभ नाम? नौजवान, मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया। बहुत गुस्ताखाना बेतकल्लुफ़ी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफ़ी मांगी। उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके लिए ठीक नहीं है। मैं दिल में तो झेपा कि एक उस स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा हूँ, मगर संगीत के प्रेम ने इस ख्याल को रहने नहीं दिया। रस्मी परिचय के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वह चीज़ वही छेड़े जो गा रहे थे। मेहर सिंह ने आंखें नीची करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसिखिया हूँ। यह तो आप अपनी ज़बान से कहिए। मेहर सिंह ने झेप कर कहा, आप कुछ फरमाइए, हारमोनियम हाजिर है। मैंने कहा, इस फन में बिल्कुल कोरा हूँ, वरना आपकी फरमाइश मैं ज़रूर पूरी करता। इसके बाद मैंने बहुत आग्रह किया,
मगर मेहर सिंह झेपता ही रहा। मुझे स्वभावतः शिष्टाचार से घृणा है, हालांकि इस वक्त मुझे रूखा होने का कोई हक न था। मगर जब मैंने देखा कि वह किसी तरह न मानेगा तो जरा उर्राह से बोला, खैर जाने दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने आप का बहुत वक्त बर्बाद किया। माफ़ कीजिए। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त तरस आ गया। उसने झेपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप तो नाराज़ हुए जाते हैं। मुझे आपसे नाराज़ होने का हक हासिल नहीं। मेहर सिंह ने कहा, अच्छा बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, मगर मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम पर वही गीत आलापना शुरू किया। पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसी सुरीली तान थी, कैसी मीठी आवाज़, कैसा बेचैन करने वाला भाव। उसके गले में वह रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपनी की सी दशा छाई हुई थी। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक हरे भरे मैदान का नक्शा आँखों के सामने खिंच गया और लीला, प्यारी लीला उस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरत भरी आँखों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आँखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ़ लाया कीजिए। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। धीरे धीरे से मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह को यहाँ जाकर दो चार गाने न सुन लूँ, जी में चैन न आता। शाम हुई और मैं जा पहुँचा। कुछ देर तक गानों की बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता। ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मज़ा आ जाता था। मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्शे की तरह छाप छोड़ रही है। जब तक मैं पढ़ाता वह पूरी जी जान से कान लगाए बैठा रहता। जब उसे देखता पढ़ने लिखने में डूबा हुआ पाता। साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। मामूली चिट्ठियाँ लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वह अपने स्कूल के कुछ छात्रों से बाजी ले गया। जितने मुदर्रिस थे सब उसकी अक्ल पर हैरत करते और सीधा नेक चलन, ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि न थी। मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते ही घर चला जाता और लिखने पढ़ने में लग जाता। मैं धीरे धीरे उससे इतना हिलमिल गया कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज़्यादा न मालूम होता, मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दुर्बोध कवि कल्पनाओं और कोमल भावों को उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगिमा से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारीकी को समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर्षि तुम्हारी शादी हो गई? मेहर्षि ने शर्मा कर जवाब दिया, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मेहर्षि ने कहा, मैं शादी करूँगा ही नहीं। मैंने पूछा, क्यों? मेहर्षि ने, मुझ जैसे जाहिल गवार के साथ शादी करना कौन औरत पसंद न करेगी? मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज़्यादा लायक हो या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हो।
मेहर्षि ने मेरी तरफ अचंभे से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। मैं दिल लगी में सच कहता हूँ, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी योग्यताएं क्यों कर पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए 3 बरस से ज़्यादा नहीं हुए हैं। मेहर्षि, क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश कर सकता हूँ? मैंने कहा, बेशक।